बुक 3 चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 105। पेज 105 आपका टेस्ट रखा है जी मैंने कल रात को 9 बजे ऐप पर। 3 टेस्ट हैं वो 15-15 मिनट के, 9 से 9:15, 9:15 से 9:30, 9:30 से 9:45। तीनों ही टेस्ट एक ही चैप्टर के हैं, बुक 3 चैप्टर नंबर 1। 17 को आपका फुल कोर्स का टेस्ट होगा संडे को। अगर किसी के स्कूल में टेस्ट है 17 से पहले तो वो पहले आकर टेस्ट दे सकता है। मान लीजिए आपका टेस्ट 16 को है, 15 को दशहरा था, 14 को टेस्ट दे दीजिए, या 14 को है तो 13 को दे दीजिए। अब मैं हैंड टू हैंड टेस्ट चेक करके दे दूंगा, जितने भी मिस्टेक्स हैं, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए वो हैंड टू हैंड आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो 17 से पहले टेस्ट आप दोगे तो उसका फायदा रहेगा आपको। बाकी 16 को है तो 14 को दे दीजिए आप टेस्ट। बाकी चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ जो है उसको हैंड टू हैंड में सोच रहा हूँ टेस्ट अपलोड करता रहूँगा ऐप पर। चैप्टर 1 कंप्लीट। हाँ जी, ये तो क्लास के बाद आप डिस्कस कर लेना, इसका टेस्ट इसको टेस्ट देना है सेपरेटली। वो क्लास के बाद आते टाइम डिस्कस कर लेते हैं, मुझे इस दिन टेस्ट देना है, इस टाइमिंग पर देना है, ठीक है जी। प्रैक्टिस पेपर कई बच्चे करके लाए हैं, कई बच्चों ने डाउट्स पूछे हैं, तो आप जिसने नहीं स्टार्ट करा स्टार्ट कर दीजिए। प्रैक्टिस पेपर 1 133 पेज पर 10 क्वेश्चन कम से कम उसी में से आएंगे। अमाउंट सेम होगा डिफरेंट? जैसे कुछ चेंज होगा, अमाउंट सेम नहीं होगा, अमाउंट सेम नहीं होगा, लेकिन 10 क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर से होंगे, सिर्फ अमाउंट थोड़ा बदलूंगा मैं। चैप्टर का नाम है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये थ्योरी चैप्टर है जी, जो कि चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था हमने 11th क्लास में। अकाउंट्स की लिमिटेशन, एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव्स जो सिखाए गए थे वहाँ पर, कंपैरिजन, इंटर फॉर्म, इंट्रा फॉर्म, यही चीज़ रिपीट हो रही है। तो रिपीट क्यों हो रही है? देखिए रिपीट इसलिए हो रही है क्योंकि 11th क्लास में जो था वो था कि अकाउंट्स बनाते टाइम हमारे अकाउंट्स में ये कमियां रहेंगी या फायदे रहेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं कि अकाउंट्स बना ली, बनाने के बाद हम कुछ और वर्कआउट कर रहे हैं उस पर, जैसे कि हम रेशियोज निकाल रहे हैं, हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं। अब उस रिपोर्ट के फायदे, उस रिपोर्ट की कमियां, उस पर चर्चा कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहे हैं, मतलब फाइनल अकाउंट बन चुके हैं, रेशियोज बन चुकी हैं, चैप्टर ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे जो टर्म 2 में, वो बन चुका है। अब उस पर एनालाइज कर रहे हैं, डिटेल में चर्चा कर रहे हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, इसके फायदे हैं, इसके नुकसान हैं, ये इसकी कमियां हैं। तो 90% कमियां तो वही रहती हैं जो कमियां हमारी बेसिक अकाउंट्स में थी। तो 80-90% चैप्टर बिल्कुल कॉपी पेस्ट होने वाला है जो 11th क्लास का चैप्टर 1 था। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस? एक कमी बतानी है जी, एक बुराई बतानी है इसकी। पॉइंट नंबर बी से स्टार्ट करता हूं। पॉइंट बी में लिखा हुआ है, इट जज द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू रीपे इट्स डेट्स। डेट्स मतलब लायबिलिटी, जिसको नहीं पता वो लिख लीजिए। डेट्स मतलब लायबिलिटी, इसमें बी साइलेंट होता है। डेट्स पढ़ते हैं इसको, डेट मींस लायबिलिटी। तो लायबिलिटी को वापस चुकाने की क्षमता है कि नहीं है, ऐसी बहुत सारे रेशियोज हैं जो हमने सॉल्व करी हैं, तो रेशियो बताता है। तो ये तो एडवांटेज हुआ, लिमिटेशन होना हुई है, जो लिमिटेशन नहीं हुई एडवांटेज हुआ, इसलिए बी ऑप्शन आंसर नहीं है। सी में लिखा हुआ है, आइडेंटिफाइज द रीजन फॉर चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन क्यों चेंज हो रही है, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कितना पैसा खुद का, कितना पैसा कर देगा। एसएफ और एनसीएल की बात हो रही है यहाँ पर। तो एसएफ एनसीएल में चेंज आ रहा है, तो क्यों चेंज आ रहा है? शेयर ज्यादा इशू करे या लोन ज्यादा लिया, तो ये बताता है कि एडवांटेज है, ये भी कमी नहीं है। डी ऑप्शन, इट ascertains the relative importance of different components of the financial position of the firm। जितने भी आइटम दे रखी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, जो भी कंपोनेंट है, चाहे एनसी हो गया, सीए हो गया, चाहे एनसीएल हो गया, सीएल हो गया, इन सब की रिलेटिव इंपॉर्टेंस मतलब दूसरे से रिलेटेड। तो स्टार्टिंग बताया था मैंने रेशियो के अंदर कि किसी कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा है, कम है, इस बेस पर हम नहीं कह सकते कि ये वाली कंपनी बढ़िया है। या किसी कंपनी कैपिटल ज्यादा है या कम है, इस बेस पे नहीं कह सकते हम। कैपिटल कम से कम लगी हो, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो गया, ये वाली कंपनी बढ़िया। तो रिलेटिव इंपॉर्टेंस मतलब रिलेट करके, दो आइटम को रिलेट करके फिर कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना, ये काम होता है। तो ये भी एडवांटेज हुआ, ये भी आंसर नहीं हुआ। ए ऑप्शन, इट इज जस्ट अ स्टडी ऑफ द रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी। देखिए अकाउंट्स के अंदर हमें आंसर्स नहीं मिलते, सेल अगर कम होगी तो क्यों कम होगी, क्या करें अब सेल बढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता हमें, सिर्फ रिपोर्टिंग दे देता है कि हमारी रेशियो इतनी हो गई, रेशियो इतनी हो गई। तो ये कमी है।
अकाउंट्स की लिमिटेशन है कि सिर्फ एक रिपोर्ट ही बना करके दे पाएगा, कुछ हमारा बिजनेस बढ़ा नहीं सकता। ए ऑप्शन आंसर हो गया जिसका कमी हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है जी इनमें से कौन सा एक्सटर्नल यूजर नहीं है। 11th क्लास में पढ़ा था जी हमने इंटरनल एक्सटर्नल यूजर, जो कंपनी के अंदर के लोग हैं इंटरनल, जो कंपनी के बाहर के लोग हैं एक्सटर्नल। तो जो ऑप्शन नंबर डी है मैनेजमेंट, वो इंटरनल यूजर है अकाउंट्स की, कंपनी के अंदर के लोग हो गए, बाकी 3 बाहर के लोग हो गए। थर्ड क्वेश्चन, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज, इसे बोलते हैं सर हम टाइम सीरीज एनालिसिस, मतलब हर साल टाइम टू टाइम ये जनरली देखता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है। जैसे कुछ कंपनी ऐसी हैं जो जनरली पिछले कई सालों से देख लो कि बढ़ ही रही है, घट नहीं रही, तो ऐसी कंपनियों में लॉन्ग टर्म में पैसा लगाया जाता है, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। तो टाइम सीरीज एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स देखते हैं। जैसे हेवल्स कंपनी है, 1995 के अराउंड जब कंपनी ओपन हुई थी उस टाइम उसका जो शेयर था उस टाइम 44 पैसे का था, 44 पैसे इस रेट से उसका शेयर इशू हुआ था। लेकिन न्यू कंपनी थी, कैसे ट्रस्ट कर ले कोई, तो जिसने उसके पर्सपेक्टिव पढ़े कि किस तरीके से कंपनी क्या काम कर रही है, जिसको बिलीव हुआ उसने पैसा लगाया, और वही 44 पैसे का शेयर 44,000 का एक शेयर, तो कितना गुना पैसा हो जाता है। टाइम सीरीज एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर देखते हैं कि हर साल कितना कितना ग्रोथ हुई है। हमें यही चीज चेक करनी चाहिए पैसा लगाने से पहले कि पिछले 4-5 साल में हर साल सेल बढ़ रही है, हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रही हैं। एसेट बढ़ने का मतलब कंपनी एक्सपेंड कर रही है, सिर्फ सेल बढ़ना सफिशिएंट नहीं। जैसे मान लीजिए कंपनी है, उसके टोटल एसेट 100 करोड़ रुपए की है, उसमें प्रॉफिट बहुत तगड़ा हो रहा है, लेकिन ये कंपनी है उसकी जो एसेट्स हैं वो 100,000 करोड़ की, और उसमें प्रॉफिट मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हो रहा, लिमिटेड हो रहा है। तो लेकिन वो वाली कंपनी ना ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, क्योंकि बड़ी कंपनी के चांस बहुत कम होते हैं बंद होने के, छोटी कंपनी के चांस ज्यादा होते हैं बंद होने। मैनेजमेंट में कुछ बात हो गई, कंपनी बंद हो गई, ज्यादा लॉस हो गया, किसी से कॉन्ट्रैक्ट छिन गए, कंपनी बंद हो गई। छोटी कंपनी जनरली 1-2 लोग ही चला रहे होते हैं, उन्हें कुछ हो गया, कंपनी बंद हो गई, तो इसमें रिस्क रहता है, भले अच्छा प्रॉफिट हो रहा। तो बड़ी कैपिटल लगी होना ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट। फोर्थ क्वेश्चन पर आ गए जी हम, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2 और मोर एंटरप्राइजेज इज नोन एज क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। टाइम नहीं देख रहे हम, 2 एंटरप्राइजेज को देख रहे हैं। पहले वाले में टाइम देख रहे थे, मतलब जियो 2019, जियो 2020, ये तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया, जियो 2019, एयरटेल जियो 2019, ईयर सेम, कंपनी अलग अलग, ठीक है जी। तो टाइम वाला नहीं हुआ, ये क्रॉस सेक्शन हो गया, 2 अलग अलग कंपनियों को कंपेयर करें। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन, कौन सी कमी नहीं है ये बतानी है। हिस्टोरिकल एनालिसिस पास्ट को रिकॉर्ड करता है सर, ये कमी है। ये करंट की वैल्यू नहीं लिखता, मैंने बिल्डिंग खरीदी थी कितने साल पुरानी, उस टाइम वैल्यू बहुत कम थी, आज की डेट की मैं वैल्यू लिख ही नहीं सकता, उसको अलाउ नहीं कर रहा हमारा फिक्स हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, तो कमी हो गई। इग्नोर प्राइस चेंजेस, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, महंगाई है, इस चीज को रिकॉर्ड ही नहीं कर पाते सर हम, ये अकाउंट्स की कमी है। डी पढ़ते हैं जी पर हम, वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिस। आज की डेट में भी बहुत जगह कंपनी के पास चॉइसेस होती हैं कि वो अपने अकाउंट्स किस तरीके से मेंटेन करना चाहे या कौन सा अमाउंट लिखे। फॉर एग्जांपल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अभी मैं 5% बनाऊं कि 20% बनाऊं, ये मेरे हाथ में, कोई लॉ थोड़ी ना इसके लिए। तो अगर मैं ज्यादा खर्चा दिखाना चाहता हूं तो ज्यादा प्रोविजन बना दूंगा, प्रॉफिट कम आएगा, टैक्स कम जाएगा, ऐसा भी कर सकता हूं। तो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अलग अलग होने की वजह से लोग मैनिपुलेशन कर लेते हैं, तो ये भी कमी है अकाउंट्स की। ऑप्शन नंबर सी, फ्री फ्रॉम बायसनेस, भेदभाव वगैरह नहीं है, ये कमी नहीं है। ये भी कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक हम कर भी सकते हैं भेदभाव, बायसनेस। सी ऑप्शन आंसर हो गया जी, सर ए सी, सी ऑप्शन। ना बाकी तो कमी है ना, हिस्टोरिकल एनालिसिस तो कमी है कि पास्ट को ही रिकॉर्ड करता है, पास्ट को ही चेक करता है बस। तो बायसनेस तो होती है ना। देखो बायसनेस ना कुछ हद तक नहीं है, जैसे बायसनेस कुछ हद तक कैसे नहीं है कि सर जैसे वाउचर चैप्टर पढ़ा हमने 7th 11th क्लास के अंदर कि कोई भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते बिना वाउचर के। तो एक ये मतलब कहीं ना कहीं रोका जा रहा है उसके लिए कि भाई ये चीज गलत नहीं हो। प्लस हर अकाउंट्स के लिए अकाउंटेंट जो है वो भी अपने अकाउंट्स बनाएगा, प्लस एक सी आएगा वो अकाउंट्स चेक करके रिपोर्ट बनाएगा, तो ये सब बायसनेस को रोकने के लिए बनाई हुई है चीजें। 6 क्वेश्चन पर आ गए जी, बैंकर्स एंड लेंडर्स आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल एनालिसिस टू जज। पहला,
प्रॉफिटेबिलिटी, जिसने पैसा लगा रखा, कंपनी में प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो बढ़िया। लिक्विडिटी, कि कंपनी में लिक्विड मनी है कि नहीं है, मतलब कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि हार्ड कैश वो कितना है कंपनी के पास अपनी नॉर्मल डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए, करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सॉल्वेंसी, कि कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी। ऑप्शन नंबर, देखिए जो बैंकर्स और लेंडर्स होते हैं उनको इंटरेस्ट से मतलब होता है और प्रिंसिपल रीपेमेंट से मतलब होता है। हर साल इंटरेस्ट मिलता रहे और जब लोन चुकाने का टाइम है तो कंपनी लोन चुका दे, दो चीज चाहिए उनको, चाहे प्रॉफिट कमाए या ना कमाए मतलब नहीं है उनको। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो गया, इसलिए डी ऑप्शन आंसर। ऑप्शन बी लिक्विडिटी, बेसिकली इंटरेस्ट के लिए, अब चाहे तो लिख लीजिए ब्रैकेट में कि सर बैंकर्स और लेंडर्स जो है ना वो लिक्विडिटी क्यों चेक कर रहे हैं, इंटरेस्ट के लिए, लिख लो ब्रैकेट में फॉर इंटरेस्ट। और ऑप्शन नंबर सी में फॉर प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ लोन। तो इसलिए दोनों सही है। हाँ जी, इसलिए बी और सी दोनों सही। सर ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखना था, फॉर प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो पे हो जाए टाइम पर, वो चीज चेक करने के लिए सॉल्वेंसी रेशियो चेक की जाती है। सॉल्वेंसी में लॉन्ग टर्म सॉल्वेंट रहेगी ना, लॉन्ग टर्म में ये चीज चेक की जाती है। 7 क्वेश्चन पर आ गए जी हम। फॉर whom एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज नॉट सिग्निफिकेंट, किसके लिए एनालिसिस काम की नहीं है? चीफ मिलिट्री ऑफिसर, मिलिट्री ऑफिसर क्यों देखेंगे किसी कंपनी के शेयर्स, तो ये इनके लिए काम की नहीं है। बाकी शेयर मार्केट के लिए सर काम की है कि अगर अकाउंट्स, जब भी अकाउंट पब्लिश होते हैं हर साल के, उस टाइम प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं। किसी कंपनी के न्यूज में आया कि भाई इस साल कंप्लीट हो गया अकाउंट्स पर, साल प्रॉफिट लास्ट के मुकाबले इंक्रीज हुआ, तुरंत शेयर बढ़ जाएंगे, या प्रॉफिट कम हुआ तुरंत शेयर घट जाएंगे। तो शेयर मार्केट के लिए जरूरी है। टैक्सिंग ऑफिसर टैक्स लेना है सर उसको, अकाउंट जरूरी है। शेयर होल्डर उसने पैसा लगा रखा है उसके लिए जरूरी है। 8 क्वेश्चन पर आ गए सर हम। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज सिग्निफिकेंट फॉर, इंपॉर्टेंट किस किस के लिए है? सभी के लिए इंपॉर्टेंट सर, ऑल ऑफ दिस। इन्वेस्टर ने पैसा लगा रखा है, मैनेजमेंट चला रही है कंपनी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने लोन दे रखा है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। 9 क्वेश्चन, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एनालाइज करने का? पहले में लिखा हुआ है सर कंपेयर कर पाए हम बाकी कंपनियों से, अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जान पाए, एफिशिएंसी जान पाए, मैनेजमेंट काम बढ़िया कर रही है नहीं कर रही, इसलिए ऑल ऑफ सारे सही हैं। 10, व्हाई इज द क्रेडिटर इंटरेस्टेड इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल, क्रेडिटर क्यों देखता है? पहला पढ़ते हैं ए ऑप्शन, टू डिसाइड वेदर और नॉट the borrower has ability to repay interest and principal on the borrowed funds। इंटरेस्ट मतलब क्रेडिटर, मतलब जो कंपनी क्रेडिटर हो गया, कंपनी के लिए लायबिलिटी होगी, तो लायबिलिटी वाला क्यों चेक कर रहा है कि जिसने उधार लिया, मतलब जो कंपनी के अकाउंट्स चेक कर रहे हैं वो इंटरेस्ट दे पाए, प्रिंसिपल अमाउंट लोन चुका पाए। ऑप्शन ए सही है। यस सर। बी पढ़ लेते हैं, टू डिटरमाइन द कंसर्न्स, मतलब कंपनी, कंसर्न वर्ड बिजनेस एंटरप्राइज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब होता है जी कैपिटल का ढांचा कैसा है, मतलब कि उसके अंदर खुद का पैसा कितना, कर्जे का पैसा कितना है। कैपिटल स्ट्रक्चर मींस एसेट और एनसीआर। सी पॉइंट, टू डिटरमाइन द कंसर्न्स फ्यूचर अर्निंग स्ट्रीम, सो जिसने उधार दे रखा पैसा, भैया पैसा वापस मिल जाए उसको टाइम से, इतना ही चाहिए, फ्यूचर में कमाए ना कमाए हमें क्या मतलब। डी ऑप्शन, टू डिसाइड वेदर और नॉट द कंसर्न हैज ऑपरेटेड प्रॉफिटेबली इन द पास्ट, पास्ट में प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, अगेन इस बात से भी कोई मतलब नहीं है सर। ए ऑप्शन आंसर हो गया इसका, टाइम पर पैसा चाहिए। 11th क्वेश्चन सर, अ फर्म इज अर्निंग गुड प्रॉफिट्स बट इट बिकेम बैंकक्रप्ट, कंपनी में बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है फिर भी इंसॉल्वेंट हो गई, बैंकक्रप्ट हो गई, मतलब लायबिलिटी ज्यादा एसेट कम, नहीं चुका पाए, चेक बाउंस होते रहे, बैंकक्रप्ट हो गया। उसकी वजह क्या हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए, अर्निंग हैव इंक्रीज्ड मोर रैपिडली देन सेल्स। ऐसा कब होता है सर? ए ऑप्शन कब पॉसिबल है? जब हमारी अदर इनकम ज्यादा, जब हमारा मार्जिन ज्यादा हो। पहले 10 लाख की सेल पे 2 लाख कमा रहे थे, अब 10 लाख की सेल पे 3 लाख कमा रहे हैं, अपने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा, ठीक है नहीं? तो लेकिन ऑप्शन ए ऐसा कुछ क्लियर कट नहीं बता रहा कि भाई हमारा बैंकक्रप्ट क्यों हुए। ऑप्शन बी, द फर्म हैज प्रॉफिट, पॉजिटिव नेट इनकम बट हैज फेल्ड टू जनरेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब सारा एक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्डेड है, रियल में कैश बहुत कम आ रहा है। एग्जांपल देखिए जी, सर हमने गुड्स खरीदे, पेमेंट हैंड टू हैंड कर दी, कुछ की पेमेंट रह गई, 60 उधार भेज दिया,
पैसा किसी से आया नहीं, जो उधार लिया था वो अपनी पेमेंट मांग रहा है, हम पेमेंट कैसे करें, हम सामने वाला पैसे नहीं दे रहा हमें, तो हमारे चेक बाउंस होंगे, इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। तो प्रॉफिट और कैश प्रॉफिट में बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं होना चाहिए, जितना प्रॉफिट है उतना कैश भी होना चाहिए। तो कैश का ध्यान रखना, इसलिए करंट रेशियो निकाली जाती है चेक करने के लिए कि कैश कम तो नहीं हो रहा हमारा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। हालांकि पढ़ लेते हैं सी वाला भी। नेट इनकम हैज बीन एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की तो सर एडजस्टमेंट कर ही नहीं सकते हम अकाउंट्स के अंदर, ये तो लिमिटेशन है अकाउंट्स की, इन्फ्लेशन रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते हम। डी ऑप्शन, सेल्स हैव नॉट इंप्रूव्ड इवन दो क्रेडिट पॉलिसीज हैव बीन ईज्ड, मतलब हमने उधार की पॉलिसी आसान कर दी। जैसे हम क्या होता है पॉलिसीज को इजी करने का मतलब, फॉर एग्जांपल बैंक से लोन मिलता है जी, उसकी कंडीशन होती है कि इतनी सैलरी कम से कम होनी चाहिए। अब बैंक के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है तो वो पॉलिसी इजी कर देती है, मतलब कम सैलरी पर भी लोन मिल जाएगा। दूसरा, जैसे हम उधार देते थे कुछ, मान लीजिए 2 महीने का, हमने उधार 3 महीने का कर दिया। जैसे आईफोन की जो है वो 12 मंथ की ईएमआई आती थी, अब रिसेंटली शायद उन्होंने स्टार्ट करी 24 मंथ की ईएमआई थी, तो ये ईज कर रहे हैं अपने क्रेडिट पॉलिसी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएं। ईएमआई का लॉन्ग पीरियड होगा तो अमाउंट ईएमआई का कम हो जाएगा, तो जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो भी अफोर्ड कर पाएगा। तो क्रेडिट पॉलिसी ईज करने से हमारी सेल बढ़ती है और प्रॉफिट बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है परफेक्ट आंसर है जी, कि हमारे पास प्रॉफिट तो है लेकिन कैश नहीं, इंसॉल्वेंट तभी होता है। 12th क्वेश्चन पर आ गए जी। द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स ऑफ अ कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड का कंपैरिजन है सर। ऑप्शन नंबर सी इंट्रा फर्म कंपैरिजन। ऑप्शन नंबर ए इंटर कब होता है, जब 2 कंपनियां हो, तो अंडरलाइन कर लीजिए ऑप्शन नंबर ए में इंटर फर्म, वहां लिखिए 2 कंपनी सेम ईयर। ऑप्शन ए अंडरलाइन कीजिए इंटर फर्म, वहां लिखिए 2 कंपनी सेम ईयर। अंडरलाइन कीजिए ऑप्शन नंबर सी में इंट्रा फर्म, वहां लिखिए सेम कंपनी डिफरेंट ईयर या 2 इयर्स, 1 कंपनी 2 इयर्स ऐसे लिख लो, 1 कंपनी 2 इयर्स। भाई बेसिकली मैं एयरटेल कंपनी 2019 और एयरटेल 2020 ये कंपेयर कर रहा हूं, तो इंटर है कि इंट्रा? इंट्रा। ये कौन सा हुआ? ये कोई भी नहीं हुआ, कोई भी नहीं होगा। अब कौन सा हुआ? इंटर। कंपनी अलग हो, एटलीस्ट ना बेस सेम होना चाहिए, मतलब आप अपने मैथ के और अपने फ्रेंड के अकाउंट्स के अगर मार्क्स कंपेयर कर रहे हो तो वो कंपैरिजन ही नहीं, ठीक है? बेस सेम होना चाहिए। अपने अकाउंट्स के और फ्रेंड के अकाउंट्स के मार्क्स कंपेयर कर रहे हो तो ठीक है, या अपने अकाउंट्स के 12th के, अपने अकाउंट्स के 11th के कंपेयर कर रहे हो तो भी ठीक है। तो या तो ईयर सेम हो या कंपनी सेम, 2 चीज सेम होनी चाहिए। इंटर का मतलब होता है बिटवीन 2 डिफरेंट आइटम्स। इंटर में 2 अलग अलग कंपनियां होती हैं, इंट्रा में सेम कंपनी रहती है। इंट्रा का मीनिंग होता है विद इन, तो विद इन सेम कंपनी, इसलिए इसको इंट्रा बोलते हैं। 13 क्वेश्चन पर आ गए, तो इसका सही ऑप्शन आंसर 12th का आंसर सी है, ठीक है? इसमें लिखा होता है टाइम का कंपैरिजन कर रहे हैं, सेम कंपनी डिफरेंट ईयर, इसलिए सही ऑप्शन आंसर। 13 पर आ गए जी। व्हाई इज एन इन्वेस्टर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इन्वेस्टर क्यों इंटरेस्टेड है सर? ऑप्शन नंबर ए कहता है सर सॉल्वेंट रहेगी नहीं कंपनी, बिल्कुल सही आंसर है जी ये भी। बी ऑप्शन अर्निंग बढ़िया होनी चाहिए, ये भी सही ऑप्शन है। सी ऑप्शन परफॉर्मेंस अच्छा करे, ये भी सही लग रहा है। डी ऑप्शन में प्रॉफिटेबिलिटी और पोजीशन दोनों, तो ये ज्यादा परफेक्ट हो गया जिसके अंदर दोनों बातें आ गई, कंपनी स्टेबल भी रहेगी, बंद नहीं होगी और प्रॉफिट भी अच्छा रहेगा, दोनों चीज चेक हो गई। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। 14 क्वेश्चन जी। एनालिसिस और द कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट फर्म एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम अलग अलग होता तो ए ऑप्शन आंसर आ जाता, टाइम सेम है तो बी ऑप्शन आंसर आ गया जी, क्रॉस सेक्शनल पढ़ा था हमने अभी। 15 पे आ गया। डैश एनालिसिस इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट एंड पीएनएल ओवर अ सिंगल पीरियड, सिंगल ईयर और पीरियड। ईयर सेम है सर और कंपनी भी अलग नहीं है ना, कंपनी की एक है, तो वर्टिकल एनालिसिस हो गया जी। वर्टिकल एनालिसिस, कंपनी भी एक है, ईयर भी एक है, उसी के आइटम्स हम कंपेयर कर रहे हैं, वर्टिकल एनालिसिस कहते हैं सर इसको। 16 पर आ गए जी।
Which of these is not an objective of financial statement analysis? ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है हमारा? एफिशिएंसी जज करना ऑब्जेक्टिव है सर, बिल्कुल रेशियो से हम देखते हैं हमारी सेल बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प होती है कौन से एरिया में ज्यादा काम करना। सी ऑप्शन, लिक्विडिटी कंपनी की लिक्विड कैश कितना है, सॉल्वेंसी कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी, ये चीज चेक कर रहे हैं। डी ऑप्शन, प्रॉफिट इंक्रीज, सर अकाउंट्स प्रॉफिट इंक्रीज कर ही नहीं सकता, अकाउंट्स में ये चीज सिखाई नहीं जाती, अकाउंट में सिर्फ रिकॉर्डिंग सिखाई जाती है, हमारी क्या कमी है, कहाँ स्कोप है ये बता सकता है, प्रॉफिट बढ़ाना कैसे, इसका कोई आंसर अकाउंट्स के अंदर नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं होता ये एनालिसिस का। डी आंसर आ गया इसके अंदर। 70, व्हाई इज द मैनेजमेंट ऑफ अ कंसर्न इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? मैनेजमेंट क्यों ध्यान दे रही है जी, क्या चीज चेक करना है उसको? पहला ऑप्शन, फर्म इंसॉल्वेंट ना हो जाए, बंद ना हो जाए। बी ऑप्शन, अर्निंग स्टेबल रहे। सी ऑप्शन, इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स ओन डिसीजंस टेकन। और डी ऑप्शन, परफॉर्मेंस सिस्टम बढ़िया है। तो सर मैनेजमेंट तो सभी कामों के लिए इंटरेस्टेड है, चार ऑप्शन सही है जी, जो सबसे ज्यादा सही है वो ढूंढना है बस हमें। तो सर मैनेजमेंट रेशियो देखो, जब मैनेजमेंट ना कोई बिजनेस रिस्क का नाम है, कोई भी हम डिसीजन लेते हैं, मान लीजिए प्रोजेक्ट्स बहुत सारे आते रहते हैं, किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं, सब कुछ स्टडी करते हैं, फिर हम पैसा लगाते हैं, फिर चेक करते हैं एनालाइज करके कि हमने जो जो सोचा था, और जो सारे रेशियोज ना ये पहले समझ लो प्री वाली बनती है, मतलब साल स्टार्ट होने से पहले हमारा एस्टिमेशन है इतनी सेल हो जाएगी, हमारा एस्टिमेशन है इतने का हमारा कैश होगा, ये हम प्री वाला बनाते हैं और फिर हम रेशियोज वगैरह निकाल लेते हैं, फिर साल कंप्लीट होने के बाद फिर चेक करते रहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो साल का वेट नहीं करते, मंथली या क्वार्टरली बेस पर चेक करते रहते हैं कि अगर चेंज कर सकते हैं कहीं तो वो चेंज कर लें। तो अपने ओन डिसीजंस को क्रॉस चेक करने के लिए मैनेजमेंट इंटरेस्टेड रहती है, इसलिए तो सी ज़्यादा सही आंसर। बाकी आंसर अगर ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन तो वही ठीक है। 18 पर आ गए जी, कोई ऐसी टेक्निक का नाम बताओ जिसमें दो अलग अलग पीरियड हों फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, और ये हम इजीली हम कंपेयर कर पाएं। तो ऑप्शन नंबर ए कंपैरेटिव, हालांकि चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे इसको, बुक के चैप्टर नंबर 3 जो कि टर्म 2 है, उसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट यूजुअली सिखाया जाता है, कॉमन साइज कंपैरेटिव। 19th, टाइम सीरीज एनालिसिस का डायनामिक नाम है, इसका सिनोनिम है सर ये, बी ऑप्शन। मतलब टाइम वाले का तो डायनामिक, और क्वेश्चन नंबर 20 क्रॉस वाले का स्टैटिक। इसमें वर्टिकल बोल सकते हैं ना स्टैटिक वाले में, हाँ। और इसमें हॉरिजॉन्टल बिल्कुल। डायनामिक। 21 में आ गए जी, डैश एनालिसिस डील्स विद द सेम आइटम ऑफ डिफरेंट पीरियड। अलग अलग पीरियड बनते हैं जी हॉरिजॉन्टल वाले में, ऐसे बनाई जाती है जी वैल्यू शीट। तो ये जैसे अकाउंट्स बनाते हैं, पब्लिश होते हैं जो मूवी पेपर वगैरह में, 2021 का, 2020 का, 2019 का, इसे तो भी एक इन्वेस्टर कंपनी देख भी सकता है कि बढ़ रहा है प्रॉफिट के कम हो रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से बंद करके जाओ, टाइम वगैरह बता सकते हैं इसके अंदर। ऑप्शन नंबर बी हॉरिजॉन्टल। 22, एनालिसिस डील्स विद द डिफरेंट आइटम ऑफ सेम पीरियड। ईयर सेम है तो वर्टिकल, ऊपर से नीचे, वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे, हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट से राइट। 23, ratio analysis relating to a particular accounting period are example of vertical analysis, है ना, एक ही पीरियड है तो ऊपर से नीचे वर्टिकल, अलग अलग पीरियड होते तो लेफ्ट से राइट मतलब हॉरिजॉन्टल। 24, comparative statement and cash flow statement are example of, comparative में अलग अलग ईयर को कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट टू राइट हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। 25, कौन सी टेक्निक है एनालिसिस की? कॉमन साइज, कंपैरेटिव, ट्रेंड, सभी टेक्निक है जी, डी ऑप्शन। डिटेल में है नहीं हमारे कोर्स के अंदर, ये चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर 3 में है ये वाले, टर्म 2 के कोर्स के अंदर डिटेल में कॉमन साइज क्या है, कंपैरेटिव क्या है। 26, व्हाट आर द कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इस क्वेश्चन को आप कट कर सकते हो जी, ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, गलती से यहाँ पर आ गया, चैप्टर 3 लिख लो यार इसका। तो 3 आ चुके हैं, हां जी, वो भी तो आ चुके हैं पहले ही। नहीं उसमें सिर्फ नाम आया है, तो नाम तो चैप्टर नंबर 2 के सिलेबस में इतना है कि कौन कौन से टूल्स हैं एनालिसिस के, तो उसके अंदर रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस, कॉमन साइज, कंपैरेटिव एनालिसिस, ये सब चैप्टर नंबर 2 के अंदर ही है, नाम बताया हुआ है, लेकिन उसका मीनिंग वो है क्या डिटेल में, वो अलग चैप्टर बने हुए हैं उस पर। चैप्टर 3 कंपैरेटिव कॉमन साइज के लिए, इशू के लिए चैप्टर 4, कैश फ्लो चैप्टर नंबर 5, तो डिटेल में क्वेश्चन आ रहा है उसी पर, तो चैप्टर 3 4 का क्वेश्चन हो गया।
अगर सिर्फ नाम पूछा हुआ तो चैप्टर 2 का ही क्वेश्चन है। तो पिछले टॉपिक में से क्वेश्चन नंबर 25 में आया था कि टेक्निक बताओ तो कॉमन साइज कंपैरेटिव सारी, तो ये चैप्टर 2 का ही है, ये चैप्टर 3 का नहीं है, टर्म 1 का ही कोर्स का पार्ट है ये। Yes. ठीक है। क्वेश्चन 26 में कॉमन साइज का पूरा मीनिंग पूछा हुआ है, ये चैप्टर नंबर 3 का पार्ट है, ये टर्म 2 का कोर्स है। तो इसे कट कर दीजिए। कट कर दीजिए इसको। 27 भी है जी नेक्स्ट कंपैरेटिव वाले का है, इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं टर्म 2 के लिए। 28 पर आ गए जी हम, which of the following items is assumed to be 100। अच्छा ये भी चैप्टर 3 का क्वेश्चन हो गया जी। Mix का. 29 comparison of financial statements highlights the dash of the business। कंपेयर करते हैं अगर फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, परफॉर्मेंस बताता है, प्रॉफिटेबिलिटी बताता है, तो ऑल ऑफ दिस आंसर हो गया। 30 the statement prepared to do comparative study of items in a financial statement। तो कंपैरेटिव स्टडी में हम कंपेयर कर रहे होते हैं स्टेटमेंट्स को, ए ऑप्शन आंसर हो गया। 31 पर आ गए जी। The statement in which the individual items of financial statement of 2 or more years are placed side by side and converted into percentage to a common base। Chapter 3 का है. ये चैप्टर 3 का हो गया ये वाला भी है ना, इसे भी कट कर दीजिए इसको। चैप्टर 3 याद तो लग रहा था। 32 यही का है, 32 पढ़ते हैं। Dash gives a diagnosis of the profitability and financial position of a concern। बिजनेस पोजीशन के बारे में, प्रॉफिट के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह बताना, सॉल्यूशन वगैरह बताना, ये कौन सा काम करता है? ऑप्शन नंबर ए, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल। सर डायग्नोस तो कोई नहीं करता। हाँ, बल्कि डायग्नोसिस एक वर्ड गलत लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई सिम्टम्स टेक्निकल टर्म आती है। डायग्नोसिस मतलब होता है कि सॉल्यूशन बताना प्रॉब्लम्स। सॉल्यूशन तो खैर अकाउंट नहीं बताती, लेकिन क्वेश्चन को तो क्वेश्चन नहीं कर सकते जी, वो क्वेश्चन का पार्ट है डायग्नोसिस। ऑप्शन में होता तो हम वो टिक नहीं लगाते। क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि कोई ऐसी आइटम बताओ जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी का सॉल्यूशन बताए, तो हम चूज करना तो एनालिसिस ही सॉल्यूशन है। 33 चैप्टर नंबर 3। 34 पढ़ते हैं। Two related or interdependent components of financial statements are depicted as a arithmetical expression। तो रेशियो एनालिसिस में करते हैं सर हम ये। अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन है बैलेंस शीट और पी&एल की दो आइटमों का। The statement which showing sources and application of cash and cash equivalent। पैसा कहाँ से आया, पैसा कहाँ गया, ये बताना। ऑप्शन नंबर बी, कैश फ्लो स्टेटमेंट कि पैसा कहाँ से आया, पैसा कहाँ गया। 36 पर आ गए जी। डैश स्टेप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्प्स इन ड्राइंग इन्फरेंसेस ऑफ कंक्लूजन। कि हमने जो कंक्लूजन निकाला उसके बारे का उसका लास्ट वाला स्टेप कौन सा हो। तो एनालिसिस में तो हम स्टडी कर रहे हैं कि क्या क्या चीज हुई है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है उसी का मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना, और कंपैरिजन उसे कंपेयर करते हैं। तो एनालिसिस जैसे डॉक्टर की बात, डॉक्टर ने रिपोर्ट बना ली तो एनालिसिस हो गया। इंटरप्रिटेशन का मतलब बता रहा है कि आप में ये दिक्कत है, ये दिक्कत नहीं है, फिर कंपैरिजन हो गया। इसमें पूछा हुआ है द स्टेप ऑफ एनालिसिस हेल्प्स इन ड्राइंग इन्फ्रेंसेस ऑफ द कंक्लूजन। कंक्लूजन जो हमने निकाला, ड्रॉ करा, उसमें हेल्प करेगा हमारा इंटरप्रिटेशन हेल्प करेगा, क्योंकि कंपैरिजन तो खुद ही हो गया ना। तो क्वेश्चन अंदर लिखा है वो तो खुद ही कंपैरिजन हो गया। कंपैरिजन में हेल्प कौन सा करेगा? इंटरप्रिटेशन में हेल्प करेगा। बी ऑप्शन आंसर हो गया। दोबारा पढ़ते हैं। डैश स्टेप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्प करता है कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो हमने इंटरप्रेट करा, कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाला, वही तो हेल्प करेगा कोई डिसीजन लेने के लिए। ठीक है जी। कंक्लूजन निकालने के बाद का स्टेप है सी ऑप्शन। तो ये और किसी से कंपेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। 37 Which of the following is not a tool of financial analysis? कौन सा टूल नहीं है? तो सर ऑप्शन नंबर ए है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। चैप्टर नंबर 3 में है सर ये। कंपेयर करते हैं व्हाट इज इनकम स्टेटमेंट? पी&एल। इनकम स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट ऑफ पी&एल।
ऑप्शन नंबर बी कंपैरेटिव पोजीशन स्टेटमेंट. व्हाट इज पोजीशन स्टेटमेंट? बैलेंस शीट. ऑप्शन सी स्टेटमेंट ऑफ P&L. तो ये सर ये टूल नहीं है एनालिसिस का, ये तो खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है. ऑप्शन नंबर पूछा हुआ है ऑप्शन में कि एनालिसिस का जरिया बताओ. तो एनालिसिस का जरिया है सर ऑप्शन ए कंपेयर करते हैं हम P&L को, ऑप्शन बी में कंपेयर करते हैं बैलेंस शीट को, ऑप्शन डी में कैश फ्लो पता लगाते हैं पैसा कहां से आया कहां से नहीं आया. ऑप्शन नंबर सी एनालिसिस का टूल नहीं है, वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट है. सी ऑप्शन आंसर हो गया जिसमें 38. रिपीटेड है तो रिपीट. फर्स्ट क्वेश्चन. अच्छा पहला क्वेश्चन ये था इनमें से कौन सा लिमिटेशन है एनालिसिस की. तो ऑप्शन नंबर ए ये रिपोर्ट स्टडी करता है जी कंपनी की. वो डाउट वगैरह आपको पूछ लीजिए. एक डाउट पूछ रहे थे आप, वो कुछ करा देता हूं मैं. 133 पेज 136 पेज 136. क्वेश्चन दिया हुआ है जी ऊपर सबसे बड़ा था. उसके बेस पर 4 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं. क्वेश्चन पढ़ेंगे. राम एंड मोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:1. ओल्ड रेशियो 4:1 है. 4/5 राम का, 1/5 मोहन का. नया पार्टनर आता है जी सोहन नए फर्म के अंदर, और जिसका शेयर है 1:3. आगे देखिए न्यू रेशियो भी दे रखी है 4:2:3. On the date of Sohan's admission, the firm had a contingency reserve balance of 20,000. Contingency मतलब इमरजेंसी के लिए रिजर्व बना रखा, तो जनरल रिजर्व भी है 20,000. P&L अकाउंट का 32,000 रुपए डेबिट बैलेंस है. प्रॉफिट है कि लॉस? लॉस. The firm also had a reserve of 1 lakh. 1 लाख का रिजर्व और रखा फर्म के पास. Sohan is to bring 60,000 as premium for goodwill. प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आना नए पार्टनर को 60,000. पता ना गुडविल पूरे फर्म की कितनी हुई? 1,80,000. क्योंकि नए वाले पार्टनर का शेयर 1/3 है. 1/3 शेयर के लिए अगर हम मंगा रहे हैं 60,000, गुडविल का 1/3 कितना पैसा मंगाना है, और पैसा मंगा रहे हैं 60,000, तो गुडविल हो गई 1,80,000. क्वेश्चन 16 में क्या पूछा है जी? व्हाइल एडजस्टिंग कॉन्टिजेंसी रिजर्व्स अमंग द पार्टनर्स. कॉन्टिजेंसी रिजर्व एडजस्ट करना है जी हमें, तो क्या करेंगे हम बताइए? रिजर्व को बांट देते हैं पुराने पार्टनर्स में. पुराने पार्टनर कौन कौन है? राम और मोहन. कॉन्टिजेंसी रिजर्व डेबिट टू राम कैपिटल टू मोहन कैपिटल. रिजर्व है 20,000. कौन सी रेशियो बांटे? सैक्रिफाइसिंग है गेनिंग? ओल्ड रेशियो में. सिर्फ गुडविल बढ़ता है सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में, उसके अलावा बाकी सारी चीजें ओल्ड रेशियो. तो कौन ढूंढ लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन सही है सर. राम क्रेडिट होगा 16 से, मोहन क्रेडिट होगा 4 लाख, तो डी ऑप्शन सही. 17 में लिखा हुआ है जी P&L अकाउंट को एडजस्ट कैसे करें, जिसकी एंट्री बता दो. तो P&L का ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है, इसे खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे. लॉस से कैपिटल कम हो जाती है, कैपिटल डिक्रीज डेबिट. राम डेबिट और मोहन डेबिट. P&L में कितना अमाउंट है? 32,000. कैपिटल इन दोनों के सामने. न्यू के गेनिंग ओल्ड. सारी आइटम ओल्ड में होनी है एक्सेप्ट गुडविल. कितना आंसर आया जी? 6,400. 25,600. Option C. ऑप्शन नंबर सी. राम डेबिट मोहन डेबिट टू P&L और अमाउंट भी सही है जी. So 18 क्वेश्चन में पूछा हुआ है जी गुडविल की ट्रीटमेंट बताओ. 18 से पहले 19 कर लेते हैं, काम करते हैं आसान सा रिजर्व वाला. 19 में पूछा हुआ है कि रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कैसे. रिजर्व कितना रुपए रखा था? 1 लाख. सेम एंट्री होनी है. मैं 20 के लिए 1 लाख कर देता हूं बस. कॉन्टिजेंट रिजर्व की जगह सिर्फ रिजर्व या गेट 20,000 या गेट 80,000. कौन सा वाला आंसर सही लग रहा है? C. सी ऑप्शन में लिखा है रिजर्व डेबिट 1 लाख टू राम 80,000 टू मोहन 20,000. सही है. अब गुडविल वाली एंट्री बनाते हैं.
गुडविल वाली एंट्री के लिए सर हमें चाहिए सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, जो क्वेश्चन में नहीं दे रखी सर निकालनी पड़ेगी। हमें पता सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ओल्ड माइनस न्यू, राम और मोहन। राम का ओल्ड बताइए 4/5, मोहन का ओल्ड बताइए 1/5। न्यू रेशियो दे रखी है सर 4:2:3, कितना हो गया टोटल 9। पहले वाले का 4/9 और 2/9, 16/45। 1/45 नेगेटिव, सैक्रिफाइस नेगेटिव है मतलब कि गेन। तो सर गुडविल वाली एंट्री में जो पार्टनर गेन करता है वो डेबिट में बैठता है, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है वो क्रेडिट में बैठता है। जब नया पार्टनर लेकर आया होगा 60,000 तो एंट्री क्या हुई होगी पहले तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000। ये एंट्री हुई होगी जब नया पार्टनर 60,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेकर के आया। अब वो 60,000 हमें बांटने हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। अब प्रीमियम फॉर गुडविल हम डेबिट करेंगे 60,000 से। अब इनमें कितना आएगा देखिए, इसका तरीका ये है, टोटल गुडविल लिख दो दोनों के सामने। टोटल गुडविल थी दोनों के सामने, को आपने निकालना सिखाया था मैंने। 60,000 का मल्टीप्लाई 3/1, 1,80,000 रुपए आई थी। जिसने जितना गेन करा उतना उसको डेबिट, और जिसने जितना सैक्रिफाइस करा उतना उसको क्रेडिट। क्या आ रहा है यस सर और इसको 4 16 into 4 ये करने के बाद फिर आपको चेक करना डेबिट क्रेडिट इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। एंट्रीज जब भी आप करें पूरी 12th में कोशिश पूरी ये रखना, कभी भी डेबिट वाला अमाउंट क्रेडिट में लिख दो, ऐसे नहीं करना। डेबिट वाला अमाउंट अलग कैलकुलेट करें, क्रेडिट वाला अमाउंट अलग कैलकुलेट करें, फिर चेक करें दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो मिस्टेक पता लगेगी। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ये ऑप्शन सही। तो ध्यान रखना था इसमें कि टोटल गुडविल निकालने के बाद फिर मल्टीप्लाई करना था इस तरीके से, और जो पार्टनर गेन कर रहा है वो डेबिट में बैठेगा। और कोई डाउट इस एम्बल पे करा हुआ आपने गलती से? सर इसका ये वाला ये शेयर्स वाला ये वाला हो नहीं पाएगा आज। और पूछो कोड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गई 133 पेज पर। पी एंड क्यू पार्टनर है फर्म में, 3:2 की रेशियो है। क्यू विथड्रॉ करता है एक रेगुलर अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ड्राइंग्स कर रहा है हर महीने एट द एंड ऑफ द मंथ। 5.5 मिड में हो तो 6, पहले हो तो 6.5, एंड में हो तो 5.5। क्वार्टरली वाला केस मिड में हो तो 6, बिगिनिंग में हो तो 7.5, एंड में हो तो 4.5। ध्यान रखना है, याद करके जाना घर से। At the end of the year, interest on his drawings at the rate 6% per annum was calculated as 2310। तो पहला क्वेश्चन है इसमें इंटरेस्ट दे रखा है और ड्राइंग्स मांगी। ड्राइंग्स मान लेते हैं सर x रुपए, महीने में 12 बार ड्राइंग करी, 12 से मल्टीप्लाई, रेट 6% है, 6/100। मंथ के एंड में ड्राइंग कर रहा है 5.5 मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे, और इंटरेस्ट जो आ रहा है वो आ रहा है 2310। इसको सॉल्व करके अब x की वैल्यू निकाल लीजिए, वही मंथली ड्राइंग्स कितना आ रहा है यहाँ से 7,000 आ रहा है। और पूछो। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कराऊंगा शेयर्स वाला चैप्टर। ये सर नेक्स्ट क्लास में वाले बता देना। वो नहीं, पहले शेयर्स वाला पढ़ना, बेसिक कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद कराऊंगा लॉन्ग क्वेश्चन। डायरेक्ट कराऊंगा तो बोलना नहीं पड़ेगा।